The United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. मार्च 2026 दुनिया अब एक नए ग्लोबल क्राइसिस और शायद वर्ल्ड वॉर 3 के किनारे पर खड़ी है। ये एक ऐसा वक्त है जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में कल तक जो सिर्फ एक शैडो वॉर चल रही थी, आज वो एक खुली और भयानक जंग बन चुकी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और लायंस रोड से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमीनी की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन क्या आपको पता है, ये जो देश यूएसए, इजराइल और ईरान जो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, वो किसी ज़माने में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज पार्टनर्स और अलाइज हुआ करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी ज़माने में ईरान की मिलिट्री को ट्रेन करने वाला इजराइल आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा हुआ है, और यूएसए जिसे ईरान अपना सबसे क्लोज पार्टनर और सबसे ट्रस्टेड अलाई मानता था, वो आज उसके रिजीम को ख़त्म करने पर क्यों तुला हुआ है। तो आज हम इस कहानी के पीछे और इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे छुपे सिर्फ ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखेंगे, हम उसके पीछे छिपी उस डीप हिस्ट्री को समझेंगे जो आम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। तो चलिए शुरुआत से थोड़ा डिकोड करते हैं। तो ये जो करंट वॉर चल रहा है, उसे देखकर आपको लगेगा कि यूएसए और ईरान के बीच का रिलेशनशिप हमेशा से ऐसा रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में यूएसए ईरान का सबसे मददगार दोस्त और सबसे ट्रस्टेड पार्टनर हुआ करता था। उनके बीच की जो बायलैटरल रिलेशनशिप थी वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव थी। ये बात उस समय की है जब ईरान पर्शिया हुआ करता था, एक जगह जहां ब्रिटिश एम्पायर और रशियन पावर बार बार ईरान की सोवेरेनिटी को वायलेट करते थे। वहीं दूसरी तरफ ईरान यूएसए को एक एंटी कॉलोनियल रिपब्लिक के रूप में देखता था जो ईरान की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करता है। यूएसए और ईरान के बीच पास्ट हिस्ट्री में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है जहां ईरान ने यूएसए की हेल्प मांगी। जैसे 1911 में जब ईरान के नए बनाए गए पार्लियामेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उनकी करप्ट और बैंकरप्ट फाइनेंशियल सिस्टम का रीसेट। उस समय ईरान पर ब्रिटिश एम्पायर और सोवियत यूनियन का काफ़ी डेब्ट था, और इस पूरे फाइनेंशियल मैस से निकलने के लिए उन्होंने यूएसए की हेल्प मांगी और एक न्यूट्रल फाइनेंशियल एक्सपर्ट भेजने की मदद मांगी। तब यूएसए ने मिस्टर मॉर्गन शुस्टर को ईरान भेजा ताकि वहां अप्रोप्रिएट सिस्टम्स बिठाई जा सके। उसी तरह 1922 में अमेरिका के आर्थर सी मिल्सपा को फाइनेंस मिनिस्ट्री रीऑर्गेनाइज करने के लिए हायर किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के समय ब्रिटिश और सोवियत यूनियन ने मिलकर ईरान पर कब्जा कर लिया और उनकी ऑयल फील्ड्स और सप्लाई लाइंस अपने अंडर ले ली थी। उसी दौरान 1943 के तेहरान कॉन्फ्रेंस में यूएस ने तेहरान डिक्लेरेशन को पुश किया और ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट और मेंटेन रखने की बात की। यहाँ तक कि कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर में भी यूएस का ईरान की तरफ एक काफ़ी सपोर्टिव स्टांस था। जैसे कि 1951 में जब ईरान ने अपने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का काम चालू किया। इनिशियली तो सब ठीक था, पर पूरी बात बिगड़ती है 1951 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसाद्देह ने ब्रिटिश को अपनी ऑयल इंडस्ट्री से बाहर फेंक दिया। अब ब्रिटिश ये बात सहन नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं कि वो किसी तरह यूएसए को ये कन्विंस कर लेते हैं कि ईरान सोवियत यूनियन की तरफ झुक रहा है और यूएसए को अपनी साइड कर लेते हैं। सीआईए और ब्रिटिश ने मिलकर उस समय 1953 में ईरान के अंदर तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने इलेक्टेड पीएम मोसाद्देह को हटाकर ईरान के मोनार्क शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को पावर में ला दिया। इसी एक गलती की वजह से ईरान के लोगों के बीच अब यूएसए की तरफ नफरत जगने लगी। ईरान जो अब तक यूएसए को एक अपना दोस्त मानता था, वो अब उसे एक इंपेरियलिस्ट पावर के रूप में देखने लगा, जिससे ईरान की डेमोक्रेसी को खतरा था। नेक्स्ट 25 सालों तक यूएसए और द शाह ऑफ ईरान के बीच काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थे और वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज एलाइज थे। उस समय यूएस ने ईरान को काफ़ी फाइनेंशियल एड और मिलिट्री एड दी ताकि वो मिडिल ईस्ट का एक पावर हाउस बन सके। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यूएसए ये सब चीज़ सिर्फ ईरान के इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद के फ़ायदे के लिए कर रहा था।
यूएसए के ट्विन पिलर्स पॉलिसी के तहत यूएसए सऊदी अरेबिया और ईरान को हेविली आर्म कर रहा था ताकि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट के पावर हाउस बन सके। और एंड गोल यूएसए का ये था कि यूएसए का पूरे मिडिल ईस्ट पर दबदबा बना रह सके, पर ऐसा होता नहीं है। ईरान के लोग द शाह ऑफ ईरान के रूल से काफ़ी नाखुश थे क्योंकि उनके रूल के दौरान काफ़ी इनइक्वालिटीज़ और करप्शन बढ़ रहा था। इसी दौरान एंट्री होती है अयतुल्ला अली खमेनेई की। 1979 में उनकी लीडरशिप के अंडर ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है और उसके बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। अब 1980 से लेकर 2000 तक ईरान और यूएसए के बीच ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसके वजह से उनके बीच की रिलेशनशिप्स और बिगड़ती चली जाती है। 1980 से लेकर 1988 तक चलने वाले ईरान इराक वॉर में यूएस ने खुलेआम इराक का सपोर्ट किया। 1990s से लेकर 2000s तक यूएस कंटिन्यूसली ईरान को एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेट करता रहा क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह और हमास को उस समय सपोर्ट करता था। फिर साल आया 2015 जब प्रेसिडेंट ओबामा की लीडरशिप में यूएस ईरान रिलेशंस में एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ। यूएस और ईरान ने JCPOA साइन किया, यानी कि द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ईरान ने यह एग्री किया कि वो अपने न्यूक्लियर प्लान्स को इंस्पेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज को अलाउ करेगा और उसके बदले में यूएस उन पर लगे सारे सैंक्शंस हटा देगा। लेकिन ये शांति ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप 2018 में यूएसए को इस पूरे पैक्ट से विड्रॉ कर देते हैं और वो ये आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि ये पूरी डील जो थी वो फ्लॉड थी क्योंकि इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और प्रॉक्सी नेटवर्क्स के बारे में तो बात ही नहीं की गई थी। और फिर 2020 में यूएस एक ड्रोन अटैक से ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर कासिम सोलेमानी को मार देता है। तब से लेके आज तक यूएसए और ईरान के बीच एक भयानक शैडो वॉर चल रही है और आज उस भयानक शैडो वॉर ने एक खुली जंग का रूप ले लिया। अब इजराइल और ईरान भी हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। किसी ज़माने में इनफैक्ट 30 सालों तक इजराइल और ईरान एक दूसरे के काफ़ी क्लोज एलाइज थे जो एक दूसरे को अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री अफेयर्स में सपोर्ट करते थे। लेकिन समय ने अपना रूप बदला और आज वो देश जो एक दूसरे के सपोर्टर्स हुआ करते थे वो आज एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। ओटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद मिडिल ईस्ट का वो रीजन काफ़ी हद तक ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। फिर साल आया 1948। जैसे ही इजराइल बना 5 अरब नेशंस यानी कि इजिप्ट, सीरिया, ट्रांस जॉर्डन, लेबनान और इराक इन्होंने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। अब इस हॉस्टाइल अरब रिंग से बचने के लिए इजराइल ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई और 2 नॉन अरब स्टेट से अलायंस कर लिया, टर्की और ईरान। शुरुआत के कई डेकेड्स तक ईरान और इजराइल के बीच की पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रही। इनफैक्ट उस ज़माने में ईरान इजराइल का बिगेस्ट ऑयल सप्लायर था। इन दोनों देशों के बीच की मिलिट्री और इंटेलिजेंस कॉपरेशन भी एक हद तक काफ़ी सही थी। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस यूनिट है मोसाद, वो ईरान की इंटेलिजेंस यूनिट सावाक को ट्रेन करता था। बात बिगड़ती है 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। अयतुल्ला अली खमेनेई की लीडरशिप में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है और वो पूरे ईरान को एक शिया आइडियोलॉजी के बेस पर कर देते हैं। इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के वजह से ईरान और इजराइल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। ये जो नया रेजिम आया ईरान में वो इजराइल को एक स्टेट मानने से इनकार कर देते हैं और तो और वो कहते हैं कि ये एक इलेजिटिमेट और एक इम्पेरियलिस्ट आउटपोस्ट है जिसे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बनाया है ताकि वो मुस्लिम्स को सप्रेस कर सके और पैलेस्टाइन उनसे छीन सके। उस समय ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स को द ग्रेट सेटन ब्रांड कर दिया था और इजराइल को द लिटिल सेटन। उन्होंने जितने भी टाइज थे इजराइल के साथ सारे तोड़ दिए थे। पर यहाँ गौर करने वाली बात एक है जो थोड़ी अजीब है। जब 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक वॉर चल रहा था तब ईरान और इजराइल के बीच रिलेशंस थोड़े सुधर रहे थे। जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर 1980 में इन्वेजन किया तो इजराइल और ईरान ने मिलकर उससे लड़ने का फैसला किया। एक सीक्रेट अरेंजमेंट के तहत इजराइल ने ईरान को काफ़ी हथियार भेजे ताकि वो इराक से लड़ सके। पर जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ रिलेशंस फिर से ख़राब हो गए। जब 1982 में इजराइल ने लेबनान पर इन्वेजन किया तब ईरान ने वहाँ अपने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स डिप्लॉय कर दिए ताकि लेबनान में एक नया शिया मिलिटेंट ग्रुप बन सके जिसे आज हम हिजबुल्लाह के नाम से जानते हैं। फिर आया सबसे बड़ा प्रॉब्लम, द न्यूक्लियर डिस्प्यूट। ये वो मेन रीज़न है जिसके वजह से आज ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है। अर्ली 2000s में
इजराइल ने यह डिस्कवर किया कि ईरान सीक्रेटली एक न्यूक्लियर डील के ऊपर काम कर रहा है। अब इजराइल के लिए न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। उसे पता है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे वो किसी भी हद तक चले जाएगा इजराइल को ख़त्म करने के लिए। इसी न्यूक्लियर डिस्प्यूट के वजह से उस ज़माने से लेके आज तक ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है। यूएसए और इजराइल की ये जो पार्टनरशिप है वो किसी भी एंगल से एक मिलिट्री पार्टनरशिप से शुरू नहीं हुई थी। वो इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। इनफैक्ट 1948 में जब इजराइल ने खुद को एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर किया तब यूएसए के अंदर एक काफ़ी बड़ा डिबेट चल रहा था। एक साइड पर थे उस समय के यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन, जो जूइश कम्युनिटी को एक सेपरेट होमलैंड देने के लिए सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरे साइड था उनका ही अपना स्टेट डिपार्टमेंट जो उस समय जॉर्ज मार्शल लीड कर रहे थे। उन्होंने इजराइल को एक सेपरेट स्टेट मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट के सामने ये बात रखी थी कि अगर वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं तो जो ऑयल रिच अरब नेशंस है वो उनसे दूर हो जाएंगे। काफ़ी सारी स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस के बाद यूएस इजराइल को एक सेपरेट स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, और सब कुछ चेंज होता है 1967 के 6 डेज वॉर के दौरान। उस समय इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और लेबनान की कंबाइंड आर्मी को सिर्फ 1 वीक के अंदर ही हरा दिया था। उस समय ये जो सारे अरब नेशंस है उनका सोवियत यूनियन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब यूएसए ने ये देखा कि इजराइल अपने रीजन में एक मेजर पावर हाउस बन सकता है। उन्होंने ये सोचा कि अगर सोवियत यूनियन का मिडल ईस्ट में दबदबा कम करना हो तो हमें इजराइल की हेल्प लगेगी। 1967 के उस वॉर के बाद से ही यूएस इजराइल का प्राइमरी मिलिट्री बैकर बन जाता है, और उस वॉर के बाद से ही इजराइल और यूएस की दोस्ती की शुरुआत होती है। अब इस मॉडर्न डे अलायंस के बारे में बात करते हैं जहां यूएसए और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। वैसे तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से ये दोनों देश एक साथ आते हैं, पर ऐसी 5 ही मेजर रीजंस है जो इस पूरे जंग की नींव रखती है। अमेरिका और इजराइल की पार्टनरशिप का सबसे मेन रीज़न ये है कि दोनों देश चाहते हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना बना पाए। ईरान के कुछ लीडर्स अक्सर ज़ायनिस्ट रेजिम को ख़त्म करने जैसी बातें करते हैं, इसलिए इजराइल के लिए अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो ये सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस और वजूद के लिए ये एक सीधा खतरा बन जाएगा। और अमेरिका क्या सोचता है? अमेरिका का ये मानना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडल ईस्ट में एक भयानक न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और टर्की भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही न्यूक्लियर वेपन्स होने से ईरान को एक तरह का सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिल जाएगा, जिससे कि वो रीजन में और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। पिछले कुछ डेकेड्स में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक हेविली आर्म्ड प्रॉक्सी मिलिशिया ग्रुप का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है। ईरान इस नेटवर्क का यूज़ करता है ताकि वो पूरे मिडिल ईस्ट में अपना पावर और इन्फ्लुएंस दिखा सके। ईरान ने इफेक्टिवली इजराइल को हॉस्टाइल फोर्सेस से घेर लिया है, एक रिंग ऑफ फायर बनाकर। ईरान हमास और पैलेस्टाइनियन इस्लामिक जिहाद को गाजा और वेस्ट बैंक में फंड, ट्रेन और वेपन्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह हिजबुल्लाह को लेबनान में सपोर्ट करता है। हिजबुल्लाह के पास अकेला ही लगभग 1.5 लाख रॉकेट्स होने का एस्टीमेट है, जो सीधा इजरायली सिटीज़ की तरफ पॉइंट किए हुए माने जाते हैं। यही प्रॉक्सी नेटवर्क्स पूरे मिडल ईस्ट में जितने भी यूएस के इंटरेस्ट है उन पर अटैक करते रहते हैं। इराक और सीरिया में जितने भी यूएस मिलिट्री बेसेस है वो आए दिन उन पर अटैक करते रहते हैं, और यहाँ तक कि यमन में इंटरनेशनल शिपिंग कंटेनर्स होते हैं वो उन पर भी अटैक करते हैं। यूएस नेवी के जितने भी वेसल्स हैं जो रेड सी के अंदर पेट्रोलिंग करते रहते हैं उन पर भी ये लोग अटैक करते हैं। ईरान का मेन जियोपॉलिटिकल गोल ये माना जाता है कि उसे यूनाइटेड स्टेट्स को मिडल ईस्ट के बाहर निकाल देना है और इजराइल को जड़ से ख़त्म कर देना है। उससे ये होगा कि ईरान पूरे मिडल ईस्ट का एक डोमिनेंट पावर बन जाएगा। अमेरिका और इजराइल को दूसरी तरफ ये चाहिए कि पूरे मिडल ईस्ट में एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। साथ ही ये दोनों मिलकर मॉडरेट अरब कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, जैसे जॉर्डन, इजिप्ट और बाकी के गल्फ स्टेट्स, जो खुद भी ईरान की पॉलिसीज से काफ़ी थ्रेटन महसूस करते हैं। मिडल ईस्ट में दुनिया के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी और स्पेशली एनर्जी सप्लाईज के लिए बहुत क्रिटिकल है। ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स इन वाटरवेज के पास एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बैठे हुए हैं।
ईरान अक्सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता है, जिसके थ्रू दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। दूसरी तरफ यमन में ईरान बैक्ड हाउथीज रेड सी में कमर्शियल शिप्स पर अटैक्स करते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूएस नेवी इजरायली इंटेलिजेंस और रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर इन वाटर्स में पेट्रोल करती है। उनका गोल है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करना और ईरान को ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बनाने से रोकना। रिसेंट ईयर्स में यूएस ने अब्राहम अकॉर्ड्स नाम का एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट ब्रोकर किया, जिसके थ्रू इजराइल और कुछ अरब कंट्रीज जैसे यूएई और बहरीन के बीच रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए। इस नॉर्मलाइजेशन से एक यूनिफाइड इकोनॉमी और सिक्योरिटी ब्लॉक बन रहा है, जिसमें अरब और इजरायली स्टेट्स एक साथ खड़े हैं। ये ब्लॉक सीधा ईरान के इन्फ्लुएंस के अपोजिट खड़ा है। ईरान इस अरब इजराइल पीस प्रोसेस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट मानता है, इसलिए आए दिन अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स का यूज करके ईरान इजराइल के ऊपर अटैक कर देता है, ताकि जितने भी अरब पब्लिक है वो नाराज हो जाए और सऊदी अरब जैसे देश है उसके साथ इजराइल के रिश्ते ठीक ना हो पाए। शॉर्ट में गए तो यूएसए और इजराइल एक साथ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन दोनों के दुश्मन एक है, एक ऐसा दुश्मन जो मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है और उन दोनों देशों की सिक्योरिटी और रीजनल इन्फ्लुएंस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है।